सभी को नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि ये कहानी आप सुनेंगे, जानेंगे। कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत घटना है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में जब आप पूरा सुनेंगे, जानेंगे तो आपका दिमाग शून्य रह जाएगा, दंग रह जाएगा और इसमें बहुत सारा ज्ञान और जानकारी की बात मिलेगी। मतलब बहुत ही गंभीर है। अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुनी होगी कि कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मतलब जितनी चादर लंबी हो उतना ही पैर फैलाओ। तो कुछ ऐसा ही यह घटना भी है और उसी मुद्दे पर ये आज चर्चा भी है। जिस व्यक्ति की घटना है वो एक सरकारी जॉब करने वाला एक सरकारी कर्मचारी। घटना है हिमाचल प्रदेश की और ये घटना हमें यह सिखाएगा कि पैसे की लालच और पैसे की भूख इंसान की कभी खत्म नहीं होती है और इंसान पैसे के पीछे भागते भागते कई बार ऐसे कुएं में गिर जाता है, ऐसे खाई में गिर जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये वही कहानी है, ये वही घटना है। घटना है पिछले साल की, जून जुलाई। एक एम्प्लाई जिसकी सर्विस लगभग 10-12 साल थी, वह धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पैसे की भूख में अलग अलग बैंकों से लगभग 40 से 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक बैंक लोन ले लेता है। धीरे धीरे जब वह इतना बड़ा रकम ईएमआई में पेमेंट करने में सक्षम नहीं होता है तो वो अपने ही मरने की एक षड्यंत्र रचता है, एक झूठी कहानी बनाता है। होता इस तरह से है, मैं उस बच्चे का या उस एम्प्लॉय का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन जगह बता रहा हूं। वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला, ठीक है, और भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट में जॉब करता था। शायद कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या उस डिपार्टमेंट के हैं तो जानते होंगे। मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, हालांकि उसने खुद को बदनाम कर लिया, उस डिपार्टमेंट को भी बदनाम किया है। बट ये सीख हमें देगा कि आप उस तरह के लालच में न पड़े। तो वो 40-45 लाख 50 लाख रुपए लोन ले लेता है। एक एम्प्लॉय सरकारी सर्विस, उसकी मान लो लगभग सैलरी होगी 50-60 लाख रुपए, क्योंकि जिस रैंक पर वो था उसमें लगभग 50-60 हज़ार रुपए के आसपास उसकी तनख्वाह होगी। और 40 से 50 लाख रुपया अगर कोई पर्सनल लोन ले ले तो उसकी ईएमआई ना लगभग 50-60 हज़ार से ऊपर ही बन जाती है। तो इस तरह से वह उस लोन का पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होता है। फिर वह क्या करता है कि एक षड्यंत्र रचता है और अपने ही मरने की एक झूठी कहानी रचता है। इस कहानी में शामिल होता है, उसके पूरे षड्यंत्र में उसका परिवार भी शामिल होता है, उसके बीवी शामिल होती है, उसका साला शामिल होता है और भी परिवार के लोग शामिल होते हैं। और जून में वह 29 जून के आसपास एक उसका साला जो है वो अपने जिस डिपार्टमेंट में वो लड़का काम करता था वहाँ फ़ोन करके बताता है कि एक घटना हुई है और उसमें कार एक्सीडेंट में उस बंदे का नाम लेकर कि लग रहा है कि वो मर गया है, बॉडी जल गई है और मर गया है। धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट क्या करती है कि इस जानकारी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। बाद में उस मामले में चूंकि वो पुलिस मैटर भी आ जाता है और जब घटने की पूरी जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि 21 जुलाई को वो लड़का जो अपने ही मरने की कहानी बनाता है वह चेन्नई और बेंगलोर के बीच में कहीं पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब ये घटना पता चलता है कि उसने अपने ही मरने की कहानी बनाई थी। इसलिए ये कहानी बनाई कि जब वह इस घटना में मृत घोषित हो जाएगा, और हाँ, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने दिखाने के लिए समाज को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। जिस तरह एक आदमी मरने के बाद में जो जो क्रियाकलाप होता है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, वो सब कुछ उसके परिवार ने कर दिया। बताओ वो बीवी कैसी थी, बताओ साला वो परिवार कैसा था।
मुझे तो सोच के भी तो हैरानी हो रहा है, इतना ही क्या बताऊँ, मगर ये बहुत सीख देने वाली बात। तो पूरी अंतिम संस्कार कर देता है, उसके डिपार्टमेंट को खबर कर देता है। अब चूंकि इस तरह की चीज़ें होती है तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी करती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। वहाँ जो पुलिस हिमाचल प्रदेश का या बेंगलोर का था उससे संपर्क करती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो लड़का पकड़ा गया और बाद में उसने जब उसका इंटरोगेशन हुआ, पूछताछ किया गया, तो बताया कि भाई उसके ऊपर 40-45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की लोन थी और उस लोन को चुकाने के लिए जब वह सक्षम हुआ तो उसने ये षड्यंत्र रचा ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, उसके डिपार्टमेंट से जो मरने के बाद जो पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, वो मिल जाए। और लगभग जिस एसबीआई में अकाउंट होगा तो वहाँ भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं, तो वो सब मिल जाए और लगभग उसको 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक रुपए सारे ये मिल जाते। इससे वो लोन भी चुका देता और मस्ती करता, बीवी को पेंशन भी मिल जाती। नहीं तो इसलिए इसने षड्यंत्र रचा। अब आते हैं मुद्दे पर। यह वो घटना है जिसमें केवल वो लड़का नहीं बल्कि उसकी बीवी शामिल है, उसका साला शामिल है, उसका परिवार शामिल है। यार सोचने वाली बात यह है कि हम जब हमारी इनकम 50,000 है या 25,000 है या 1 लाख है तो हम अपने ज़रूरतों को उसमें क्यों नहीं सीमित करते हैं? आखिर क्या कारण रहा होगा कि उसको 40 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा कोई कारण नहीं है। हम भी सर्विस करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। पैसे के पीछे भागना ना इंसान को कहाँ कब ले जाएगा पता नहीं चलता है। हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को अपने इनकम के अनुसार ना उस दायरे में रखो। जो भी लोग, दुनिया की ये कहानी है, ये हर जगह मैंने देखा और मैंने इस एक घटना का जिक्र किया है, लेकिन मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं और मैंने सामने इस तरह के कितने केस आते हैं जब एक सर्विस करने वाला आदमी जिसकी सैलरी 60,000 70,000 रुपया है और फ़ोन करके ये बोलता है कि सर मैंने सर लोन ले रखा है प्लॉट के लिए, ये है 2 दिन लोन ले रखे हैं, डिपार्टमेंट से भी लोन रखा। फिर कॉल करके कहता सर मैं बीमार पड़ गया हूँ, हॉस्पिटल में है और ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, सर लोन दिला दीजिए सर डिपार्टमेंट से। क्योंकि मैं इस तरह के काम में हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, और जो लोग हैं उनको पता होगा। भाई क्यों करते हो यार ऐसा? तो उस कमाई का क्या फायदा है जब आपकी जिंदगी झंड बन जाती है? हम कमाते किस लिए हैं? हर आदमी के, इंसान के कमाने का मकसद क्या होता है? ऑफ कोर्स मनी इज मैटर फॉर एवरीवन, क्योंकि दुनिया में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। आपकी हर आवश्यकता के लिए पैसा जरूरी है, मगर हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं तो हम उस दायरे में रख सकते हैं ना, उसको तो सीमित रख सकते हैं ना। लेकिन नहीं, बस दूसरे की कॉपी करना है। उसके पास आज ये बाइक है, उसके पास आज ये गाड़ी है, तो हमें भी लेना है। क्यों लेना है यार? हम अपनी जरूरतें देखें ना, हमें क्या उस चीज की आवश्यकता है, या हम केवल इसलिए ले रहे हैं कि उसने लिया है। जो लोग दुनिया में दूसरे की नकल करके जीते हैं ना, जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाते। मत करो यार कॉपी। हमें तो बिल्कुल आदत नहीं है किसी की कॉपी करने का, बचपन से और अभी भी। मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मुझे पता है कि मुझे खुश रहना कैसे है। पैसा कमाकर कोई खुश नहीं रह पाया है। अगर पैसा कमाने से खुशी मिलती तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जिनके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है ना, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है। और ये क्रिएट कौन करता है? अगर मेरी आवश्यकता को पूछो तो हमारी जरूरतें क्या है? रोटी कपड़ा मकान यार सबको चाहिए, ठीक है। उससे आगे जो भी चाहिए तो हम अपनी इनकम को देखें कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। इस चीज को तो करो। लोन लेना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोन मत लीजिए, मगर आप अपनी इनकम को तो देखिए। 10,000 20,000 तक, अगर आपका 50,000 रुपए का इनकम है तो आप मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपया तक ईएमआई कटा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कटा सकते।
अगर इससे ज़्यादा आप ईएमआई पेमेंट करना शुरू कर देंगे, मरोगे, नर्क बन जाएगा ज़िंदगी। फिर क्या फ़ायदा है, तुम में और भिखारियों में कोई फ़र्क नहीं है। जब तुम 50-60 हज़ार 70 हज़ार और लाख रुपए की नौकरी करने के बाद भी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाओ कि ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है और छोटे छोटे काम के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसका रीज़न एक ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं आता है। पैसे को कैसे पकड़ के रखा जाता है ये नहीं आता है। हमने भी ये सीखा है, 15-16 साल सीखा है। हमें दुख होता है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव में इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे दुख होता है। एक हम बचपन से पढ़ाई लिखाई करके ये तैयारी करते हैं कि सरकारी जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कुछ भी बनता है, किसी बड़े पद पर पैसा कमाएंगे। पैसा किस लिए कमाएंगे? कि हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मिल कहाँ रहा है भाई? कहाँ मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? इसके सोचो ना। इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम अपनी ज़रूरतों को अपने जो जो इनकम है उसके अनुसार सीमित नहीं कर पाते। तुम्हारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या पैसे की भूख और इंसान की इच्छा, उसकी आवश्यकता कभी खत्म होने की चीज़ नहीं है। पैसा कितना भी आ जाए। जब मैंने सर्विस शुरू किया था तो लगभग 7-8 हज़ार रुपये सैलरी होते थे। आज कितने? लगभग 8-10 गुना हो। क्या फर्क पड़ता है? कल को 1.5-2 लाख भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तब अगर हम सब चीज़ों को उस दायरे में रखें तो बहुत खुश रहेंगे। और मैं तो खुश रहता हूँ। मैं तो पैसों के कारण मैं ये नहीं फील कर रहा कि मर गया, मैं तो लूट गया। मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप ना, आपके परिवार में इस चीज़ को हमेशा गौर करना कि आपकी ज़रूरतें जो आप कमा रहे हो ना, अगर आपने मैनेज करना नहीं सीखा ना, अगर बीवी के नखरे, दुनिया की ड्रामेबाजी और परिवार के हर लोगों की इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे, तो फिर तो तय है कि तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो इस कहानी को पूरे बताने का यही मकसद था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी आवश्यकताओं को अपने इनकम के अनुसार, लोग दिल्ली, मुंबई या दुनिया में अलग अलग जगह कमाने जाते हैं, आपके गांव समाज के लोग भी जाते होंगे, 15,000 20,000 रुपये कमाते हैं और उसी में वो खा पी करके बचा करके अपने घर परिवार के लिए भी भेज देते हैं। थोड़ा थोड़ा बचा करके सेविंग करके गांव में आकर के छोटा सा घर भी बना लेते हैं। अगर वो कर लेते हैं 15-20 हज़ार में, तो तुम चला 60,000 70,000 और 80,000 कमा कर क्यों नहीं करते भाई? इसलिए नहीं करते कि तुम्हें चर्बी चढ़ी हुई है। लोन ले लेंगे, लो भाई लोन और मरो ऐसे। ये एक कहानी नहीं है, जैसे 50 कहानी में बता सकता हूँ। और मैं नाम इसलिए नहीं लिया कि हमें उसके नाम से मतलब नहीं है, मतलब है हमें सीख लेने की। जो लोग दूसरे की कमियों से, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते ना, वो अपना पैर काटने के बाद सीखते हैं, तब भी नहीं सीखते। तो सीखो, जानो, इस चीज़ को समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ना अपने घर परिवार के लोगों को भी दिखाओ, अपने दोस्तों को भेजो, इस सब ग्रुप में शेयर करो। इस तरह की चीज़ें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। थोड़ा सा सीरियस मैटर था, मैं इसलिए आज आना पड़ा ऐसे, है ना। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें अपने लाइफ को ना, अपनी आवश्यकताओं को अपने इनकम के अनुसार कंट्रोल करके रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुश रहना इसी में सीखा जा सकता है, जो हमारी आवश्यकताएं जो है उसको हम सीमित रखें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीज़ें जो मेरी जानकारी में और भी मैं सीख करके और देख करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कैटेगराइजेशन करना है अपने 10-20-50 हज़ार की इनकम को कहाँ कहाँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आप सब तक एक एपिसोड शुरू करता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।